तो अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ कि यहाँ की जनता कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, तो आपके उनके जेन्युइन मुद्दों को सॉल्व करना है। हमें प्रॉब्लम्स आई हैं ग्राउंड पे, चाहे कश्मीर के लोग हैं, चाहे जम्मू के डोडा जम्मू के भद्रवाह लोग। किश्तवाड़ के, जो हमारे डेली वेजर बेरोज़गार लोग हैं, उनको पक्का करना हमारी फंड्स की अवेलेबिलिटी है। हम यहाँ से अगले 5 सालों में इतना फंड जनरेट करेंगे ताकि अगली बार जब इलेक्शन हो तो हम सेंटर को बोले हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। वो रोड मैप हमें चाहिए। और जो आपने प्रोजेक्ट्स दिए, वो प्रोजेक्ट्स के नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, उन्होंने क्या किया, पीपीटीज मंगवाना बंद कर दें, ग्राउंड पे जाके देखें। और अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप देखिए कितने लोग यहाँ पे आए, सारी पार्टियां जो लीगली क्लियर हैं, लेकिन जब जो बयानबाजी आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे जा रहा है। इलेक्शन में वोट मांगने की बजाय वो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें, और जम्मू में भी दिखें। कोई भी चीज़ देश से ऊपर नहीं होती, कोई भी चीज़ जनहित से ऊपर नहीं होती, कोई भी चीज़ विश्व हित से ऊपर नहीं होती। ये इलेक्शंस डिसाइड करेंगी जम्मू कश्मीर के भविष्य को। बिल्कुल। एक नए सत्य संघ में हम फिर से अपने विचार, अपनी ऑब्जर्वेशंस, और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेसिफिक तौर पे इलेक्शंस में क्या क्या अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं, क्या क्या बातें की जा रही हैं, जनता क्या सुन रही है, पार्टीज़ क्या कह रही हैं, इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। एज़ यूजुअल मेरे साथ राजा भैया हैं, रवि शांडू है। मैं थोड़ा सा आज के सत्संग में कहूँगा कि आपको थोड़ा ब्रीफ करूँ। पहला एपिसोड अगर आप हमारा जाके देखेंगे जब हमने किया था, मैं तो सर राजा भैया बैठे थे कि राजा भैया चर्चा करनी ज़रूरी होती है, अनबायस्ड और न्यूट्रल। तो खुशी इस बात की हुई कि आज हम देख रहे थे कि कलेक्टिव व्यू हमारा कोई कोई 20-22 हज़ार लोगों ने हमारे सारे एपिसोड देखे हैं। खुशी होती है देख के कि हम लोगों ने एक शुरुआत की। हम इस लाइन के डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं थी काफ़ी देर से, क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना कि मीडिया मीडिया एक तरीका है फीलिंग्स को बताने का, चर्चाओं को करने का। और आप देखें, बड़ा ये खुशी का टाइम है कि कुछ भी कहीं पे भी डेवलपमेंट अगर हो रही है तो उस डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होती है। अगर देश के किसी कोने में किसी छोटे बच्चे के साथ कोई हादसा होता है तो देश उसको इकट्ठा कर लेता है। अगर कलकत्ता में कोई प्रॉब्लम होती है उसके बारे में बात होती है। कहीं पे भी कोई बुराई हो रही है तो भी बात हो रही है, अच्छाई हो रही है तो भी बात हो रही है। तो एक डेमोक्रेसी को मुझे लगता है इस टूल की ज़रूरत थी। डेमोक्रेसी को कामयाब बनाने के लिए इसी किस्म की डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रविश, आप क्या बोलते हो जी जी कि बिल्कुल। डेमोक्रेसी इस किस्म के टूल के बगैर तो अधूरी थी, कि कोई किसी को कुछ बोल दे और उसका काउंटर आए ही नहीं। तो डेमोक्रेसी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है, गवर्नेंस का। और अभी ये ट्रांजिशन होगी, मैच्योर होगी, फिर ये और फ्रूटफुल होगी। अभी फ़िलहाल डेमोक्रेसी जो है वो हम ये मानेंगे इवॉल्व हो रही है। और अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो 1970, 75, 80, 90 के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनके दिमाग में अभी भी वो हैंगओवर है कि शायद जनता जो है वो ऐसे हमारी स्पीच सुन के हमें वोट करेगी। वोट करेगी। जबकि उनको नहीं पता है कि जनता आज आपकी रीलें भी देख रही है, बिल्कुल। जनता आपके इंस्टाग्राम पेजेस भी देख रही है, जनता आपके फेसबुक पेजेस भी देख रही है कि जब जनता को आपकी ज़रूरत थी तब आप थे नहीं। सिर्फ देखने की ज़रूरत नहीं ना है। मैं आज अपनी सत्य संघ के जो हमारे साथ जुड़े हुए, हम सत्य संघी बोलते हैं, सच को ढूंढते हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपने प्रिय नेता को जो खड़ा है इलेक्शन में, उसकी फेसबुक की वॉल जाना है, उसकी इंस्टाग्राम में जाना है, उसके ट्विटर अकाउंट में जाना है, और देखना है कि जब 2019 में इलेक्शन के बाद की सरकार आई, जबकि इलेक्शन थी नहीं, गवर्नमेंट जा चुकी थी, एलजी सरकार आने की कोशिश कर रही थी, आ चुकी थी। और 2024 पिछले 5 सालों में आपके नेताजी क्या कर रहे थे आपके साथ, कितनी उन्होंने सभाएं की, कितनी बार वो मीटिंग करने आए, वो कहाँ थे, जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो कहाँ थे। तो आपको जवाब मिल जाएगा आज उनको क्या कहना है और आज उनकी बातों में क्या सच्चाई है। तो ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये युग है ना सर, हम इसको हम अपने एनालिसिस में कहते हैं। मैं एक डॉक्टर साहब हमारे ब्रदर हैं, हम उनसे बात कर रहे थे। कई लोग उसको, हो सकता है आजकल बड़े बड़े जिसको बोलते हैं ना कि नैरेटिव बिल्ड करने वाले लोग होते हैं। तो रवीश और राजा भैया, हुआ ये था कि मैं बैठा हुआ था तो हम चर्चा कर रहे थे। हम कह रहे थे कल युग है, कल युग है, काला युग है, लोग बुरे रास्ते जाते हैं, हम भी बुराइयों से बाहर नहीं हैं, छोटी मोटी गलतियाँ सबसे होती हैं।
तो वह डॉक्टर साहब बैठे थे, कहते शिवांक आप इसको कह रहे हो कल युग है, नहीं, ये कल पुर्जों का युग है, कला जी बिल्कुल, इसको ऐसा भी बोला जाता है। ये कल युग टेक्नोलॉजी का युग कला का है। युग है। और जो भगवान जी ने अवतार लेना था ना बुराई खत्म करने के लिए और अच्छाई को फैलाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो उन्होंने चुका है। करना था। तो हम ये देख रही हैं कि एक तरफ एक पूरा मॉब बैठा हुआ है जो टेक्नोलॉजी से दूर लेके जा रहा है, क्योंकि वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे खुद को, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में जाए। एआई आएगी, वो शुरू पहले कंप्यूटर आए, इससे अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी जी। वो बैठ के पूरे अपने लेके अपने लोगों को लेके और गुमराह करते रहे कि कंप्यूटराइजेशन से एम्प्लॉयमेंट फैलेगी। बिल्कुल। जब फिर कंप्यूटराइजेशन से हमारे को बेनिफिट होने लगा, बीपीओज बनने लगे, सारा एम्प्लॉयमेंट ही 40-60% चला गया सिर्फ, फिर वो चुप हो गए। अब एआई आ रहा है तो वो शुरू हो गए। तो ये जो लोग होते हैं ये इलेक्शन में भी होते हैं, जिनको लगता है कि जनता जो है, जो आम आमी तो जनता ही है ना, हमने वोट डालना है। तो आज के सत्संग में मैं कोशिश करूँगा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो देखूं। जैसे मैंने आज आपको सजेस्ट किया, आप जिस पार्टी को पसंद करते हैं, जिस नेता को आप सुन रहे हैं, आप उसका हिस्ट्री पे जाएं, देखें कि वो क्या बोल रहा था जब वो पावर में था, वो क्या किया जब वो पावर से बाहर गया, और जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए अब वो क्या बोल रहे हैं। बार बार टेस्ट नहीं करना होता। जब एक बार आपको किसी की क्रेडिबिलिटी पता लग चुकी है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, और वो भी कह सकते हैं जो वो कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। तो आपको ऐसे नेताओं को चुनना नहीं चाहिए। आपके भविष्य की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे पहले खुले स्पष्ट तरीके से हम कांग्रेस, एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी और इंडिपेंडेंट्स के बारे में, जम्मू कश्मीर की जनता को, ये मेरा निजी राय है जो मैं बताऊंगा। जम्मू कश्मीर की जनता को वही चाहिए जो रवीश तेरे को, राजा भैया और मुझे चाहिए। बिल्कुल वही चाहिए। आपकी प्रायोरिटी क्या है राजा भैया? एज ए पर्सन आप बताओ। आपके 2 बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, रवीश तेरी भी छोटी बेटी है। हम वहाँ से शुरू करते हैं, घर का फ्यूचर कौन है? बच्चे। आप नौकरी भी चाहते होंगे उनके लिए, जी जी। सिक्योरिटी भी चाहते सिक्योरिटी होंगे, भी चाहते हैं, और आप employment ये भी चाहते हैं कि जम्मू से बाहर पलायन ना करें। ना करें। जैसे एक एक 2-2 बच्चे। ऑलरेडी काफ़ी हमारे मतलब बच्चे बाहर जा चुके हैं। तो रवीश आपकी तो भी छोटी बच्ची है। जी बिल्कुल, जैसे मैं काफ़ी कुछ दिन पहले मैं आईआईटी जम्मू में विज़िट किया था, तो मैं काफ़ी उत्साहित हुआ वहाँ पे जाके, और मतलब कि एक दिल में इच्छा भी जागी कि क्या मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ कि वो यहाँ तक डायरेक्ट पहुँचे। यहाँ आए। तो फिर मुझे वो तो था कि मैं आपका ये एसपी क्वेश्चन स्मार्ट स्कूल का साथ है, तो बिल्कुल वहाँ से मैंने प्लान कर लिया उस हिसाब से। इसके अलावा जैसे पर्सनली मैं चाहता हूँ कि आईटी इंडस्ट्री का ग्रोथ हो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बाहर, जो गुड़गांव में, बेंगलोर में और बाकी शहरों में, हैदराबाद जैसे शहरों में है, वो काम उनके कर रहे लिए हैं। जम्मू से अच्छा स्थान कोई नहीं है जहां पर उनके बच्चों के लिए एम्स है, आईआईटी है, आईआईएम है। एमएस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, और वैष्णो देवी climate है। पास में है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इस नीट तरीके का एंड बन क्लीन रहा है, वाटर है, वाटर है, पोल्यूशन एनवायरनमेंट फ्री है, है, पोल्यूशन पोल्यूशन फ्री, क्राइम कम है। क्राइम कम है। और मौसम भी सारे तो बिल्कुल मतलब आप समझिए, देखिए मैं हूँ कश्मीरी पंडित, हमारे साथ एक त्रासदी घटी आज से 30 साल, 3 डिकेड्स पहले, एक है उसका असर। लेकिन देखिए चाहिए क्या हमें, हमें भी उस टाइम पे भी 1989 में भी हम, जो मेरे पिताजी ने डिसीजन लिया है कि हमको बाहर जाना है, तो वो हमारी पढ़ाई के लिए और हमारे ही फ्यूचर के लिए बाहर निकले। तो आज के दिन भी मेरी सोच ऐसी है कि पॉलिटिक्स के कारण मेरे बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो कि कश्मीर में किया गया, जो कि कश्मीर वादी में कुछ पॉलिटिशियंस ने अपने फायदे के लिए ऐसा पैशन विप किया कि उन्होंने, खुद आदमी ने अपने बच्चे का करियर खराब किया। आप इमेजिन कीजिए, मैंने काफ़ी बार मुसलमान जो मित्र हैं मेरे वहाँ पे, उनसे बात की है, 1990 से 96 के बीच में कहते हैं कि वहाँ सिर्फ अंधेरा होता था। 90 से 96 6 साल तक एकदम अंधेरा रहा है कि कुछ समझ नहीं आता था, ऐसा लगता था कि क्या हो जाएगा। उन्हीं लोगों ने 89 में इसको इग्नाइट भी किया, लेकिन उनको ये समझ नहीं थी कि अगले वाले 10 साल या 15 साल जो मेरा बच्चा ग्रो होगा या जो बड़ा होगा, वो ऐसे माहौल में बड़ा होगा कि जहां पर उसकी जान की भी हिफाजत नहीं हो सकती। तो ये आज हमारा डिसीजन है, ये जो हम वोट कर रहे हैं, हमको सोच समझ के वोट करना, और ये हमारा डिसीजन आज ये है कि कल मेरे बच्चे को कैसा फ्यूचर मिलेगा। आपने 2-3 पॉइंट बड़े अच्छे उठाए राजा भैया। आपने भी कहा कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, और जो आपने कहा कि मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा इस पढ़ाई करे अच्छी। तो हम ये देखेंगे कि जिनको हम सरकार में भेज रहे हैं, आना तो इन्हीं में से किसी ने, हम इमेजिन करते हैं 2 सिचुएशंस, 2014 इंडिया और जम्मू कश्मीर,
2024 इंडिया और जम्मू कश्मीर, क्या हुआ, क्या हो सकता है और क्या हो पाएगा और क्या नहीं हुआ। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इम्पोर्टेंट था यहाँ के जो मुद्दे थे। हम कश्मीर से ही शुरू करते हैं क्योंकि जम्मू तो हमें लगता है हमें टाइम लग जाएगा बिल्ड करने में, नैरेटिव सेटिंग में। दिल्ली को भी कश्मीरी दिखता है और दिखेगा। उसका कारण ये है कि जो आपका लाडला बच्चा होता है ना, जो बिगड़ा आपसे हुआ प्यार लाडला, करता है, बिगड़ा हुआ नहीं, लाडला। जो आपसे प्यार करता है ना, माँ बाप उसको ग्रांटेड लेते हैं। जी जी, जम्मू लेकिन की जिस बात दिन कर वो रहे बीमार होता है ना, हैं। जी जी। फिर उनको लगता है कि यार कुछ खो दिया मैंने। हाँ बिल्कुल। तो हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, अगर हम कश्मीर की बात शुरू करें तो सेंटर के अंदर जब 2014 में सरकार आई तो मुद्दा था करप्शन। मनमोहन सिंह साहब की सरकार के ऊपर सबसे बड़े एलिगेशन लगाए गए थे करप्शन के। बिल्कुल। उसी करप्शन की लड़ाई से निकल के आई थी आप। उसी करप्शन की लड़ाई से कांग्रेस को नुकसान हुआ था। बिल्कुल। और दूसरा नुकसान हुआ था कांग्रेस के पास थर्ड टर्म में प्राइम मिनिस्टर फेस नहीं था। जी। और राहुल गांधी जी के फेस को जनता एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वो बड़ी चीज़ें चलती हैं, उसमें बीजेपी की भी मेहनत थी, नेशनल पार्टी की भी थी कि उन्होंने एक इमेज उनकी बना दी कि वो उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं है एज ए और पॉलिटिकल। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कंपैरिजन में वो चेहरा देखिए, टिक नहीं ये पा आपको सकता। मुझे एक चीज़ अपनी सत्य संगियों को बतानी है कि एज शिवांग सत्यगुप्ता मेरे को एक चीज़ अपने आप को देख के लगता है कि मैं ना, जब चीज़ें गुजरती हैं ना, मेरी मेमोरी में वो रहती हैं। और जब मैं बहुत से लोगों को मिलता हूँ तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, पीपल डू फॉरगेट दोज थिंग्स दोज आर इम्पोर्टेंट फॉर देम, लार्जर कंपास, जिसको बोलते हैं लार्जर परस्पेक्ट में। लोग भूल जाते हैं कि 10 साल पहले क्या हुआ था और वही याद रखते हैं जो उनकी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट करता है। बिल्कुल। जब हम किसी बड़े चीज़ में बैठे होते हैं, जैसे देश है, जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है, हमें बड़ा भी देखना है कि जो बड़े में होगा हमें भी वही इफेक्ट करेगा। तो 2014 में जो सरकार आई थी, वो मेन मुद्दा था सेंटर में आने का, वो था कि मोदी जी पे एज ए लीडर करप्शन का कोई चार्जेस नहीं थे। गुजरात एक मॉडल था जिसके वो चीफ मिनिस्टर थे कंटिन्यूसली। वो गुजरात लॉसेस में से निकलने वाली स्टेट थी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, पैसे में, डेवलपमेंट में बहुत आगे जा चुकी थी। एक्सेप्ट दैट वन इंसिडेंट जिसको लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उनको नुकसान हो रहा था। और बाद में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे भारत के संविधान में न्यायालय ने उनको उसमें से एग्जिट किया। एक उनकी तरफ ये पॉजिटिव पॉइंट जा रहा था। दूसरा पॉइंट था कि कांग्रेस का जो चेहरा था प्राइम मिनिस्टरशिप का, कांग्रेस उसको उतना बड़ा नहीं बना पा रही थी जितना कि उनके अगेंस्ट एज ए पार्टी करप्शन के चार्जेस चल रहे थे, सब जगह नेरेटिव चल रहा था, अन्ना हजारे की मूवमेंट हो रही थी, केजरीवाल जी आगे थे फील्ड में कि हम लोग करप्शन को ख़त्म करेंगे। बिल्कुल। सारी चीज़ें ये चल रही थी, बट सेंटर मिक्स मुद्दा चल तो रहे थे। इंडियन पॉलिटिक्स में जो सेंटर मुद्दा चल रहा था वो था करप्शन वर्सेस ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट एंड इंटीग्रिटी। बिल्कुल यही था। यही मुद्दा था ना सर, ज़्यादा दूर की बात तो है नहीं है, नहीं नहीं, 14 की बात है ये। 14 की बात 10 साल पीछे। ठीक सर। तो जम्मू कश्मीर में 14 में क्या मुद्दा था? जम्मू कश्मीर में मुद्दा था कि 2008 में सरकार गई थी और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार चल रही थी, और वो 6 साल की सरकार में स्वैपिंग होनी थी चीफ मिनिस्टरशिप की, जो स्वैपिंग नहीं हुई और चीफ मिनिस्टर साहब को ही कंटिन्यू किया गया एज द 6 ईयर चीफ मिनिस्टर। और उससे कहीं ना कहीं पे जो जम्मू के हमारे लीडर्स उस पार्ट बने थे, वो लग रहा था लॉन्ग टर्म में कि यार हमारे चीफ मिनिस्टर होने चाहिए थे, जो नहीं आए। नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब का उन 6 साल का टेनोग्राफ आप देखें, उसमें इन्होंने एक कमिटमेंट की थी, शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट करके एक स्कीम इन्होंने लाई थी गारंटी की उन 6 सालों में ही। और बड़े वेरियस उन्होंने चीज़ें लाई थी कि हम ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, और लोगों ने उनको बाय एंड लार्ज 6 साल के टेन्योर के बाद पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरा था उस सरकार का, और पीडीपी का ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर गया था। मुझे याद है मैं 2012-13 में कश्मीर गया था, पहलगाम के साथ हम गए थे, तो मुफ्ती साहब तब कहीं पिक्चर में नहीं थे। हमने लोकल लोगों से बैठे, हमारी फैमिली साथ में थी, तो हम चले गए, तो हमने पूछा कि यार किसको ला रहे हो इस बार? पीडीपी। हमने कहा पीडीपी तो एनसी की तो सरकार है, एनसी की तो हिस्ट्री है यहाँ पे। बिल्कुल। 2-4 लोगों से और पूछा तो कहने लगे पीडीपी, और पीडीपी को लगभग 25 सीट्स मिली भी थी उसके बाद।
और एनसी 15 में सिमट में रह गई थी, जिसके बारे में राणा साहब ने भी कहा। यही हुआ था सच्चाई। बिल्कुल। इन सब के बीच में जो सबसे लार्जर इफेक्ट हुआ था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में करप्शन इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, कोई ऐसे एलिगेशन उमर अब्दुल्ला साहब पे लगे नहीं, और ये हिस्ट्री है और ये प्रेजेंट भी है। उमर अब्दुल्ला साहब एक ऑनेस्ट डेडिकेटेड लीडर तो है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो समझ नहीं आती कि क्यों अपनी एक फिक्स आइडियोलॉजी को छोड़ नहीं पा रही है। इसको उनको बोल्डली समझना पड़ेगा अगर वो पूरी स्टेट के लीडर बनना चाहते थे, और जम्मू कश्मीर को लीडरशिप क्राइसिस के से गुजरना पड़ रहा है। जैसे उनके दादाजी की अगर बात करें, उनके पिताजी की अगर बात करें, तो वो पूरी स्टेट के लीडर थे। लद्दाख में भी उनके फैन फॉलोइंग थी, जम्मू में भी फैन फॉलोइंग थी, बिल्कुल थी, है ना सर? बिल्कुल थी। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू में अपना पैर पक्का नहीं कर पाए, यही सच्चाई है। रीजन क्या रहा, क्या नहीं रहा, ये एनसी को सोचना है, और आज एनसी के वोटरों को सोचना है जो एनसी को पावर में ला रहे थे। इन्हीं वोटरों ने 2014 में एनसी को 15 सीटों तक क्लोज कर दिया था। आज ऐसा क्या हो गया 10 साल हो गए, एनसी को लग रहा है कि ये वोटर मुझे वापस देगा, तो मैंने वो देखना कि एनसी ने ऐसा क्या चेंज लाया। ठीक, अभी सिर्फ इमोशन शिफ्ट हुआ है कि पीडीपी ने बीजेपी से सरकार बनाई थी, दो स्टेट्समैन मैं बोलूँगा, मुफ्ती साहब भी और हमारे मोदी साहब भी, या और भी जो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि ये सरकार बने। क्यों? क्योंकि दो डिवीजन्स ने अपना अपना मैंडेट ट्रांसपेरेंटली क्लियर किया था। जम्मू के लोगों ने कहा था हमें नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ जाना है, और पीडीपी ने कहा था हमें कश्मीर में पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी लानी है, हमें गन कल्चर ख़त्म करना है जो पिछले दो जिसको 20 ईयर्स से खजल कर रहा है पूरे कश्मीर को, लैंग्वेज में बात करूं तो। उन दो लोगों ने डिसाइड किया और उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, अपनी अपनी आइडियोलॉजी स्टेक पे लाई। बीजेपी ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया था, बड़ी स्टेट्स में उसमें इलेक्शनें थी, और इसको अपोजिशन ने बहुत भुनाया भी कि बीजेपी एक तरफ कहती है वो सेपरेटिस्ट के साथ नहीं जाएगी, दूसरी तरफ बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बना के जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट दी। बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन दोनों लोगों ने कश्मीर के बेनिफिट के लिए कि री इलेक्शन ना हो, लोगों को दोबारा खर्चा ना पड़े, और दोनों ने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को साइड पे रखा। पर्सनल ऑटोनॉमी की करें बीडीपी की, ग्रेटर ऑटोनॉमी की करें पीडीपी की, साइड पे रखा, और उन्होंने कहा फिलहाल हम एक अच्छी सरकार देंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर के आगे का फ्यूचर कैसा होगा। और वो चला भी ठीक, स्टार्ट हुआ, जम्मू के मंत्री बने, बिल्कुल पहली बार बीजेपी को सरकार में आने का मौका मिला, मंत्रालय मिले, अच्छी अच्छी पोर्टफोलियोज मिले, मुफ्ती साहब ने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश भी की, और एक जिसको हम बोलते हैं ना कि काफ़ी अच्छा माहौल बनने की कोशिश की गई, और हुआ भी। फिर दोबारा से सिलसिला चला, पॉलिटिक्स अपना काम करती है कि जो बीजेपी की कमिटमेंट थी, एक उनका एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर हो या कोई भी पार्ट हो इंडिया का, वो पूरी तरह इंटीग्रेटेड पार्ट होना चाहिए एक दूसरे के साथ, बिल्कुल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और उस तरह बढ़ना शुरू कर दिया। मीनवाइल थोड़ी थोड़ी, जिसको हम बोलते हैं जब सरकार चलती है कहीं भी काम होता है तो धुआं भी निकलता है, पार्टिकल्स भी निकलते हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हुआ कि हमारे सीएम साहब की तबीयत ख़राब हुई और मुफ्ती साहब पूरी लीडरशिप इसको नहीं दे पाए और आधे रास्ते में उनको जाना पड़ा। फिर टाइम वेस्ट हुआ, फिर गवर्नर रूल हो गया, फिर वापस आ गया, फिर टेम्परेरी हुआ। इन सब से गुजर के जम्मू कश्मीर की जनता चल रही थी। बिल्कुल इसी दौरान जम्मू कश्मीर की जनता ने 2016 में नोटबंदी भी देखी, जिसको जम्मू कश्मीर जनता भूल गई है। बिल्कुल भारत के बाकी लोगों ने सिर्फ नोटबंदी के झटके को देखा इकोनॉमिक, और उसके बाद उन्होंने 2019 की इलेक्शन देखी। 4 साल उनको स्टेबिलिटी में लगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो मेरे सत्संग को सुनने वाले लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आराम से टाइम निकाल के आप सुने इसको और समझें मैं क्या आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। 2016 नोटबंदी, फाइनेंशियल डिस्टेबिलिटी हुई क्योंकि बहुत सी जनता हमारी कैश डील करती थी। जम्मू कश्मीर कोई बहुत इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि एक रिक्शा वाला भी है यहाँ पे, ऑटो चलाने वाला भी है यहाँ पे, शिकारे वाला भी है यहाँ पे, बिल्कुल जी, टूरिज्म के साथ डील करने वाले लोग भी हैं यहाँ पे, घोड़े वाले भी हैं यहाँ पे, छोटे मोटे दुकानदार भी बहुत ज़्यादा है। कटरा वैष्णो देवी के सारी इकॉनमी 99% इकॉनमी कैश से चलती थी। बिल्कुल चलती। और 2016 में जब ये नोटबंदी का फैसला लिया गया तो जम्मू कश्मीर को भी दिक्कतें आई, और ये दिक्कतों की शुरुआत थी क्योंकि 2018 में और दिक्कतें आने वाली थी।
बिल्कुल पुलवामा, उरी, बॉर्डर पे तनाव, बिल्कुल फायरिंग्स। बिल्कुल वैसे ही हुआ। तो इस सब के बीच में अगर हम कभी एनालिसिस करें और कोई एक्सपर्ट्स लोग जो इस पे काम करते हैं, हमारा काम होता है एक आइडिया देना, क्योंकि हम लोग इसमें एक्सपर्ट ना बनना चाहेंगे, ना हमें बनने की ज़रूरत है। हम खाली जनता में सरल भाषा में इसको बोलते हैं ना, बात करेंगे। बिल्कुल तो 2018 में हमें फिर से एक झटका लगा, जो अनसर्टेनिटी हुई, और उसी के एक साल के बीच में एक और झटका लग गया, जब फैसला लिया गया कि हमने 370 को एब्रोगेट करना है, बिल्कुल गवर्नर रूल के बाद। ठीक, अभी उसमें से बाहर नहीं निकले थे तो कोविड ने पूरे कंट्री को घेर दिया। अच्छी तरह तो हम ये दस्तक दी। मानेंगे कि कंट्री के बीच में इकलौती स्टेट ऐसी थी जम्मू कश्मीर, और ये 2.25 करोड़ लोग जो 16 से लेके 18-19 तक। सर 24 तक पहुंचेंगे हम। बिल्कुल चलो। नोटबंदी से शुरू हुई इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंसेस, सोशल डिस्टर्बेंसेस, 18 में जो इंसिडेंट्स हुए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, बॉर्डर पे जो तनातनी हुई, कौन भुगत रहा था? जम्मू कश्मीर की जनता, बिल्कुल चाहे वो जम्मू की थी, डोडा की थी, भद्रवाह, किश्तवाड़ या कश्मीर के लोग थे। टूरिज्म नील, JNK के डेवलपमेंट उसके कैसी होती जब गवर्नमेंट ही अनसर्टन है? गवर्नर साहब थोड़ी कर सकते हैं डेवलपमेंट्स की बातें उस टाइम पे जब वो अनसर्टनिटी से गुजर रहे हैं। यहाँ पुलवामा हुआ, सत्यपाल मलिक के उल्टे सीधे बयान भी आए, वो भी सबने सुने, अंडर की गवर्नेंस। उसके बाद में 19 में कोविड, 19 में जब 370 तोड़ने का फैसला लिया गया, तब थोड़ी पता था कोविड आना है। बिल्कुल तो भारत की बाकी कम्युनिटीज़ ने, बाकी कंट्रीज़ ने देखा, बाकी कंट्री के हमारे भारत के हिस्से ने देखा 16, और उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन 19 की, और कोविड 20 में। उनको 4 साल मिले स्टेबिलिटी होने के, फिर कोविड ने उनको 1.5 साल डिस्टर्ब किया। हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, 16, 18, 19 कोविड, और उसके बाद भी 3 साल के बाद हमें ये सरकार मिलने का मौका मिल रहा है। और वो जो सरकार अभी भी मिल रही है, वो भी हमें टोटली पोलराइज सरकार मिलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और फिर से हम उन्हीं बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हम अनसर्टेनिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आज के सत्संग को, बेशक लंबा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बात करनी है रवीश करनी है। अर्थ न्यूज़ चैनल है हमारा, न्यूज़ चैनल है, व्यूज़ चैनल है, एडिटोरियल व्यू तो देना है। तो जो हमने ऑब्जर्व किया वो हमने बात करनी है कि बीजेपी को भी देखेंगे, एनसी कांग्रेस को भी देखेंगे, और अपनी पार्टी को भी देखेंगे, और इंडिपेंडेंट को भी देखेंगे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से, कि बीजेपी को ये देखना होगा कि कोविड की मार भी जम्मू की जनता ने झेली है, कश्मीर की जनता ने झेली है। सेपरेटिस्ट के साथ लड़ाई करते हुए इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटीज भी इन्होंने झेला है। और ये स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज से, जम्मू कश्मीर स्टेट एज अ स्टेट, जिसको हम बोलते हैं मोस्टली हाईली रिसोर्स स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट है ना सर। इसके बारे में इस इलेक्शन पे बात होनी चाहिए। मैंने सबके मैनिफेस्टो देख लिए, बहुत अच्छे मैनिफेस्टो अपने सबने बनाए हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए अभी भी बहुत स्कोप है इन मैनिफेस्टोज में। अगर इन मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना है, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन के मैनिफेस्टोज नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो एनसी कांग्रेस के हैं, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो कोई भी इनमें से एड्रेस नहीं कर रहा, वो है स्टेबिलिटी का। अगर बीजेपी स्टेबिलिटी लाना चाहती है तो बीजेपी को कश्मीर से मैंडेट मिलना चाहिए, जैसे कभी कांग्रेस को, एनसी को मिला जम्मू से और कश्मीर दोनों से। और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ पॉइंट रखे हैं कि मैनिफेस्टो मिले, लेकिन डाउन द ग्राउंड कैडर डेवलप करने में पिछले 5 सालों में बीजेपी उतना तैयार नहीं हो पाई। और मैं इसके ऊपर बड़ा कमेंट करूंगा सीरियसली कि अगर बीजेपी ये अंदर से सोच रही है, सेंटर की सरकार, कि मुझे जम्मू की सीटों से सरकार बनानी है, वो मुश्किल है। और जम्मू की सीटों को भी कंसोलिडेट करने के लिए उनके पास एक रोड मैप था कि जब आपके पास ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू आप इस गवर्नमेंट को चला रहे थे, तो आपने कनेक्ट लोगों से रखना था, काम ब्यूरोक्रेटों से कराना था। जी। आपने काम भी ब्यूरोक्रेट से कराया, कनेक्ट भी ब्यूरोक्रेट से रखा। मतलब ये वो हिसाब हो गया था कि जिसको आपने, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं सर उसको, कि जिसको आपने बेनिफिशियरी बनाया, ऑडिट भी आप उसी से करा रहे हो। ऑडिट हुआ ये
कि जैसे बीजेपी ने अपने इनिशियल सर्वे कराए तो सर्वे ने बताया कि यू आर नॉट गेटिंग गुड सीट्स, और फिर अभी भी मैंने सुना क्या वो बैठे हुए हैं जो यहाँ पे कह रहे हैं ना, कोई सर्वे वाले आए हुए हैं, वीवल क्या नाम है, वीरा वराहा वराहा द्वारा वराहा हाँ जी, करके कोई 12 सर्वे करेब कंपनी है जो सर्वे वगैरह कर रही कर है, रही है। और वो बीजेपी को डरा रही है अंदर अंदर से सीटें कम हो रही हैं आपकी। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर सीटें ना बीजेपी की कम होंगी, ना एनसी की कम होंगी, ना कांग्रेस, ना किसी की। सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि आप जनता के साथ जस्टिस करें, बिल्कुल और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जब आप सरकार में आए, चाहे कोई भी पार्टी को लोग लाएं, वो लोग ये ध्यान रखें कि जम्मू कश्मीर को पिछले 16 से लेकर 9 साल के बीच में, कोई जिसको हम बोलते हैं ना शॉक से निकला है जम्मू कश्मीर, बिल्कुल बिल्कुल तो ये इसको कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं नहीं चाहिए चाहिए। कि सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा है नॉर्मल ट्रीटमेंट में से शॉक ठीक हो जाएगा तो वो एक कदर अच्छी विशफुल थिंकिंग कर रहा है, बट ये डरावनी सिचुएशन है हम लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, बहुत बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट ने उसको लाया, लेकिन CLU के अंदर 13 NOC मांगी जा रही हैं, बिल्कुल मांगी जा रही है, और उसकी वजह से जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसियों में प्लांट शुरू होने थे वो नहीं वो अभी अवेटेड है। बिल्कुल जब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कैसे होगी? क्रिएट होगी। तो ये बॉटलनेक्स खत्म करने के लिए लोकल लीडरशिप की जरूरत होती है। तो बीजेपी को भी चाहिए था कि जिन लोगों ने आपको इलेक्शन में उतारना है आपने, या जो लोग अपने लोगों से मिल रहे हैं, उनको एम्पावर करना चाहिए था, और ब्यूरोक्रेट्स को कहना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी साहब को कहना चाहिए था, ये लोग कल पब्लिक में जाएंगे, अगर ये कोई मुद्दा आपके पास लेके आ रहे हैं तो उसको एड्रेस करो। बिल्कुल अगर आपने सिंगल विंडो की बात की थी तो आज अमित शाह जी अगर यहाँ पे हैं, या वो कल होंगे, या कभी भी दोबारा देखेंगे, जो भी इंचार्ज है यहाँ पे, रविंद्र रैना प्रेसिडेंट है, या नड्डा साहब हैं जो चाहते हैं बीजेपी, वो बुला के ज़रा डिस्कस करें। अभी भी LG साहब उन्हीं के हैं, बिल्कुल है। और नहीं भी LG साहब, क्योंकि LG साहब कहते हैं हम किसी के हैं नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। तो जो पावर उनके पास एज ए UT एडमिनिस्ट्रेशन है सेंटर के पास, वो बुला के पूछे कि आपने प्रोजेक्ट्स तो दे दिया, बिल्कुल एग्जीक्यूट कितने हुए, बिल्कुल नहीं हुई। PF कितने एम्प्लॉयज़ का निकला उस कंपनी से, बिल्कुल परचेज कितनी हुई उस कंपनी की, लेबर प्रोडक्शन कितनी की शुरू हुई 3 साल में। बिल्कुल तो यू विल फाइंड कि आपने जो सोचा ग्राउंड पे वो नहीं हुआ, नहीं हो पाया। इसका खमियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे NC कांग्रेस की। अगर हम ऐसे बात करें तो ज़्यादा लंबी बात हो जाती है। NC कांग्रेस को भी यही करना है। NC के लोग पंचायतों में जीते हैं, बिल्कुल कॉरपोरेशनों में जीते हैं, हाँ जी अच्छे DDCs बने हैं, बिल्कुल बने हैं। और DDC ने काम किया है। बिल्कुल ज़रा उनके थ्रू पता करें NC के लोग कि किस तरीके की प्रोजेक्ट्स हमने नीचे लॉन्च करवाए, कितनी फंडिंग हमने कंज्यूम की, डेवलपमेंट कितनी हुई, कितने फंड्स लैप्स हुए। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर के फंड्स जो हैं वो वापस दिए गए सेंटर को, और अप्रिसिएशन ली गई, देखो सर हमने पैसा बचाया। पैसा बचा क्योंकि जम्मू कश्मीर 34-35% ग्रांट्स पे चल रहा था, हमने सेंटर की ग्रांट्स बचा ली। सर आप ग्रांट्स में से 34% दे रहे हैं, बट आप याद देखें कि ये लोग कौन है जो 2 न्यूक्लियर पावरों के बीच में सैंडविच हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। एक्सट्रीम वेदर के साथ सैंडविच होके पड़े हुए हैं, रोड कनेक्टिविटी से सैंडविच हुए पड़े हैं। हम आज यहाँ कह रहे हैं कि राजौरी पुंछ में हम लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं करा पाए। एक नेता दूसरे नेता को बोल रहा है भाई पहले ये बता, राजौरी पुंछ कोई गुड़गांव थोड़ी है जहाँ आपने सड़क बिछाई तो हो गई। एक्सट्रीम वेदर एरियाज हैं, यहाँ भगवान ऊपर वाला जब तूफान लाता है या स्टॉर्म कराता है पूछ के थोड़ी कराता है। ये पहाड़ जब चरमराते हैं तो पूछ के थोड़ी चरमराते हैं। बिल्कुल नहीं। तो जो चीज़ें फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स है कि आपको एक स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए, जो स्ट्रेटेजिक प्लान कम से कम अगले, मैं भगवान करे हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन जिस तरीके की खींचातानी चल रही है ये ऐसे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला वर्सेस सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी है, कांग्रेस फरूक अब्दुल्ला ही है, ये अपने राहुल गांधी जी हैं, और जनतू के 2.25 करोड़ जम्मू के कश्मीर के 2.25 करोड़ तो खाली चेहरा देख रहे हैं। कभी मौलवी उमर फारूक का देख रहे थे, जिलानी साहब का देख रहे थे, कभी शबीर साहब का देख रहे थे, कभी वो यासीन मलिक का देख रहे थे, कभी उमर अब्दुल्ला का देख रहे थे, मुफ्ती का देख रहे थे। नहीं मुफ्ती साहब को मैं कोई नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैंने उनको एक्सेप्ट वन इंसिडेंट जब भैया उस टाइम में बड़े मुफ्ती साहब को जो भी जोड़ा जाता है कि उनकी बेटी जब क्या बोलते हैं किडनैप हुए थे तो छोड़ना पड़ा था, टेररिज्म हुआ, एक्सेप्ट दैट इंसिडेंट एज अ पर्सन एज अ चीफ मिनिस्टर,
जम्मू कश्मीर को रीशेप करने में ही डिड अ रोल। और दूसरा क्रेडिट हम बीजेपी को देंगे कि परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बीजेपी ने पुश कर दिया जम्मू कश्मीर को, जो जम्मू कश्मीर से 370 तोड़ी है, जो 35 से तोड़ा है। आप हमें मेन स्ट्रीम में तो ले आए हो, अब आगे का प्लान भी आपको बोल्डली लेना है। आप बैक फुट पे जाके प्लान नहीं ले सकते। अगर आप स्टेट रूट को लेके क्लियर थे कि जब हालात बनेंगे हम दे देंगे, आपके पैरामीटर क्या है हालात के? आप ये स्टेट पहले भी दे सकते थे इलेक्शन के, क्योंकि डीडी के इलेक्शन हो चुके थे। आज भी जब आपका बेनिफेस्टो आया है, आप कह रही हैं हम तो पहले से कमिटी ने देने के लिए, लेकिन आपको डेडलाइन देनी चाहिए थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जब से बीजेपी ने 370 तोड़ी है, घाटी में जम्मू में पीस आया है, तो इससे बेटर इन्वायरमेंट तो कभी था ही नहीं। तो जो ये स्टेट नहीं दी गई इलेक्शन के पहले, जनता को इसको भी देखना है। और अगर आज भी बीजेपी सोचती है सेंट्रल लीडरशिप की हम जम्मू कश्मीर की जनता को लेके, जैसे एक्चुअल में जनता के मन में विश्वास है कि कश्मीर से भी लोग उठ रहे हैं, इलेक्शनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीजेपी के मैंडेट पे आ रहे हैं, हमें मौका मिल रहा है, जो कभी मौका एनसी कांग्रेस को मिलता था कि हम जो जम्मू कश्मीर लखनपुर से लेके हम उरी तक कैंडिडेट उतार पा रहे हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है बीजेपी के पास। सेंटर में भी वो बैठे हैं, जम्मू कश्मीर में भी अगर उनको मौका मिलता है तो एक रोड मैप लेके क्लियर कट आए कि हम विद इन 1 मंथ स्टेट वुड रिवाइव करेंगे। हम अपना जो चीफ मिनिस्टर देंगे आपको, वो चीफ मिनिस्टर एम्पावर्ड देंगे। जो सेंटर से ग्रांट्स आएंगी वो ट्रांसपेरेंटली नीचे तक जाएंगी, और हम जम्मू कश्मीर को सेल्फ सस्टेन मॉडल में लाएंगे। हम किसी ब्यूरोक्रेट की विप से नहीं चलाएंगे इसको। तो जम्मू कश्मीर की जनता जो है इस इलेक्शन को, और एक और चीज़ जो अमित शाह जी ने आज बोली, मैं जनता को फिर से बोलूँगा कि आप इसके बारे में भी चर्चा करें। उन्होंने कहा आज तक जम्मू कश्मीर में जितनी इलेक्शन हुई वो थी जम्मू कश्मीर के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। ये पहली इलेक्शन है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो रही है, एक झंडे के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। जो पहले एमएलए बनते थे यहाँ पे, वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ओथ लेते थे, प्लस इंडिया के। लेकिन अब जो लेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेंगे एज पर अदर स्टेट्स, टोटली इंटीग्रेशन। तो दिस इज अ हिस्टोरिकल इलेक्शन। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, पूरे भारत को बताना है कि हम नेशनलिस्ट लोग हैं जी। चाहे वो किसी को भी वोट दें। सारी पार्टियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, सारी पार्टियां जो लीगली क्लियर हैं, लेकिन जब जो बयानबाजी आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे जा रहा है। और इसी चीज़ की वजह से जब ये लोग मंत्रालय में आएंगे या मंत्री बनेंगे, इनका फोकस वो नहीं होगा जो मैनिफेस्टो में थोड़ा बहुत है। तो मेरा काम है, सत्संग में आज मैंने ज़्यादा एलेबोरेट बात की। इसी तरह कांग्रेस तो मुझे लग रहा है एजेंडा लेस हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। बेशक ये पार्ट बनेंगे कल गवर्नमेंट का। देखिए कांग्रेस का जो इस टाइम पे स्वभाव लग रहा है, वो लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी को अपोज करना, ये कोई ठीक तरीका नहीं है ना। बिल्कुल उनका कोई अपना विजन कुछ दिखा नहीं पा रहे वो। इससे तो मुझे फील होता है राहुल गांधी का ग्राफ नीचे जाएगा इससे, कि आप सिर्फ मोदी को अपोज करके तो अपनी एम्बिशंस पूरी नहीं कर मैं पाएंगे। यही कह रहा हूँ कि इलेक्शंस आर बिकॉज ऑफ द फ्यूचर ऑफ द पीपल, बिल्कुल। दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द जैसे चॉइस ऑफ अ पर्सन। तो जैसे अमित शाह जी ने कहा कि हम तीनों डायनास्ट पार्टियों के साथ नहीं जाएंगे, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी हमने पीडीपी पे ज़रा ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने क्या किया। हम एनसी और कांग्रेस और बीजेपी पे देख रहे थे, तो एनसी और कांग्रेस तो गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। वो उमर अब्दुल्ला के साथ बड़े कद्दावर लीडर हैं जिन्होंने एनसी के साथ उमर साहब से भी ज़्यादा काम किया, लेकिन वो कहीं फेस में दिख नहीं रहे एक दूसरे को सपोर्ट करते, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये टाइम है कि एनसी के वो लीडर सागर साहब हैं, और जो लीडर जो 3 टेनवरों से थे बीच में एमएलएस, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को एक लीडरशिप दी है, वो भी बाहर निकलें, वो भी लोगों से संवाद करें। इलेक्शन में वोट मांगने की बजाय वो लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश करें, और जम्मू में भी दिखें। बेशक कांग्रेस की यहाँ पे सीटें दी गई हैं, लेकिन जब एनसी ने यहाँ पे लीडरशिप ली है, अगर बिश्नाह से एनसी जीती है पीक में, तो आज एनसी बिश्नाह में टोटल एब्सेंट है। बिल्कुल। मेरे ख्याल इन्होंने कोई मैसेज आया नहीं, इन्होंने शायद स्टार लिस्ट, हाँ एनसी ने निकाली है अपनी स्टार। तो उसमें जम्मू कश्मीर में भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा ये मकसद था कि जो हम ये चर्चाएं कर रहे हैं,
किसको सीटें मिलेंगी, ये सब जो चर्चाएं हैं ये 16 से लेके 24 तक का जो 9 साल का जम्मू कश्मीर का फाइनेंशियल टर्मोइल आया, सिचुएशनल टर्मोइल आया, उससे जम्मू कश्मीर निकल के बाहर आ चुका है। अब और कोई 370 नहीं है जो तोड़ने की ज़रूरत है। टेररिज्म फुली कंट्रोल में है, बिल्कुल फोर्सेस अपना काम ढंग से कर रही हैं। अब इसको नया जम्मू कश्मीर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए आपको एक जेन्युइन, सिंसियर और क्लियर कट प्रोग्राम चाहिए जिसको मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत थी। और अगर जम्मू कश्मीर की जनता अभी भी उसको मिस कर रही है तो ये जम्मू कश्मीर का जो भविष्य है वो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट की जनता को सवाल पूछेगा कि जब हमारे लिए ये डिसीजन लिए जा रहे थे आप हमारे लिए किन को चुन रहे थे। क्योंकि जो भी क्रेडिट बीजेपी लेना चाहती है 370 तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता में पीस लाने का, हर जगह होर्डिंगें लगी हैं, बहुत पॉजिटिव है, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप किसी को इंडिपेंडेंट कर चुके थे, मैं एक छोटी सी बात कहूँ राजा भैया, आई मे साउंड डिफरेंट टू द पीपल, कि आपने एक प्यारे से पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाला, बाद में मान लिया, लेकिन उसको तो उड़ना आता ही नहीं है और आपने उसको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, तू तो उड़ लेगा, तू तो पक्षी है। उसको टाइम चाहिए था उड़ने का, सपोर्ट चाहिए थी, और सपोर्ट जो मिल रही है, जिन हाथों के थ्रू आप सपोर्ट दे रहे हो वो फिर उसको घुमा घुमा के पिंजरे में डाल रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के साथ कि यहाँ की जनता कदम से कदम मिला के आगे बढ़े तो आपके उनके जेन्युइन मुद्दों को सॉल्व करना है। हमें प्रॉब्लम्स आई हैं ग्राउंड पे, चाहे कश्मीर के लोग हैं, चाहे जम्मू के डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के, और जो ये आपके लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, ना वो एनसी में जा रहे हैं, ना वो कांग्रेस में जा रहे हैं, ना बीजेपी में जा रहे हैं, ये शो करता है कहीं ना कहीं कि तीनों चारों पार्टीज जो है फुली एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। बीजेपी कर पाई एड्रेस मेजर लेवल पे, कश्मीर के लोगों को भी लग रहा है कि पीस तो इन्होंने लाया, गन कल्चर तो इन्होंने ख़त्म किया, वी आर हैप्पी, लेकिन वो पुराना हैंगओवर नहीं ख़त्म हो रहा। जम्मू को लोगों को लग रहा है यार हम लोगों ने तो गन कल्चर था नहीं यहाँ पे, बट पिछले 5 सालों में तो हमें घुमा के रख दिया, हमें इनएलिजिबल बना दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स को भी लग रहा है, डेली वेजरों को भी लग रहा है। इन मैनिफेस्टों पे बीजेपी डेली वेजरों पे बड़ा ज़्यादा वोकल नहीं है जी। उन्होंने थोड़ा अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने अपना संकल्प पेश किया, उसमें भी थोड़ा दुलमिल सा दिया है कि हम देखेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, क्लियर, जबकि उनके कदावर लीडर ने कहा था कि हम 10 दिन में करेंगे। बिल्कुल, हमारे आते ही तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सत्संग में हमने हिंट किया है, हम और डिटेलिंग करेंगे। हमारा काम है आम लोगों को एक सोच देना कि सोच समझ के आप इस इलेक्शन में वोट करें, और इसको मसाले लगा के अपनी टीआरपी या अपना शो नहीं बढ़ाना। कोई भी चीज़ देश से ऊपर नहीं होती, कोई भी चीज़ जनहित से ऊपर नहीं होती, कोई भी चीज़ विश्व हित से ऊपर नहीं होती। ये इलेक्शंस डिसाइड करेंगी जम्मू कश्मीर के भविष्य को। बिल्कुल। और मैं तो ये भी जोड़ूंगा कि ये पहला फेयर इलेक्शन होने वाला है जेएंडके में। यस, मैं आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलूंगा, जो जेएंडके में सबसे पहला इलेक्शन हुआ वो 1951 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, जिसका हवाला 370 पे कश्मीरी हुक्मरान देते हैं कि 370 तो लोगों ने लगाया था। एक फैक्ट उसका ये बताता है कि जम्मू प्रजा परिषद के सारे लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट किए गए थे। 75 सीटें थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, 75 की 75 लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, जम्मू की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी उसमें। अच्छा, अब देखिए कैसा इलेक्शन था, और उस 370 का नासूर उसने वहां से बनाया, और आज तक वो चलता रहा 2019 तक। लेकिन अब वो खत्म हो चुका बिल्कुल, वो खत्म हो चुका है। और मेरे को लगता है, देखिए बीजेपी ने कल सवाल भी पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी को कि आपने तो सारे काम कश्मीर में किए, G20 कश्मीर में हुआ, सब कुछ उधर हुआ, तो अब आप संकल्प पत्र में जम्मू की बात कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि जो उन्होंने संकल्प पत्र में लिखा वो सच्चाई हो, कि जिस तरीके से संकल्प पत्र में जम्मू फोकस दिखाया गया है, तो जम्मू पे फोकस देना बहुत जरूरी है, बड़ा जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ साल पहले हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं भद्रवाह में गया हुआ था। पहली बार गया था मैं, 2016-17 की बात होगी, पहली बार भद्रवाह गया था। तो वहाँ की ब्यूटी देख के मैं काफ़ी अमेज हो गया। तो मैं वहाँ पे एक लोकल से बात की, मैंने कहा क्यों आपके यहाँ टूरिज्म का नहीं है फुटफॉल। बुजुर्ग थे वो आदमी, काफ़ी पॉलिटिक्स की भी जानकारी रखते थे। उनका कहना था कि हमारे इधर जानबूझ के सड़क नहीं बनने दी, सड़क को जानबूझ के छोटा रखा गया ताकि छोटा सा भी कोई जो ट्रिकल ऑफ जो होता है टूरिस्ट है वो कहीं इधर को ना निकल जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जम्मू को अंडर डेवलप्ड रखा गया, इट वाज प्लान।
कि हमको अंडर डेवलप्ड रखना है। यहाँ पर देखिए जो डोगरा कम्युनिटी है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, इस सारे कन्फ्लिक्ट में सबको फंडिंग हुई। जो कश्मीर कन्फ्लिक्ट हुआ इसमें कभी कभी एजेंसियों में मूवीज भी बन रही हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। और जो डोगरा कौम थी, ये ही सिर्फ मेहनती कौम थी पूरी स्टेट में, जो कि काम करके कमा रही थी और आज भी काम करके कमा रही है। मुझे लगता है अगर स्टेट टैक्सेस की बात करें तो काफी हद तक जम्मू से टैक्सेस ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि यही मेहनती लोग हैं, यही बिजली का टैरिफ भी जम्मू से जा रहा फंड आएगा, कोई एजेंसी का, फॉरेन की एजेंसी का फंड आएगा, उसका टैक्स तो नहीं देंगे ना, वो तो आपको छुपाना है पैसा, तो वो तो टैक्स जाएगा नहीं, वहां से तो बहुत कम टैक्स है और वो तो देते भी नहीं है टैक्स। तो मुझे लगता है अभी टाइम है, जनता अपनी डायरियां लगाए, बिल्कुल, जनता जनार्दन बैठे चर्चा करे, चाहे पे एक दूसरे को, हम कहते हैं घर में शादी हुई है, मासी को बुलाओ, बुआ को बुलाओ, चाचे को बुलाओ, बात करें। तो अभी इलेक्शन है, हमने अपने लिए अपना चीफ मिनिस्टर चुनना है, हमने अपने एमएलए चुनने हैं, सोच समझ के चुने, बिल्कुल, और समझदारी से चुने। ऐसी पार्टी के साथ जाएं जो पार्टी अगले 50 साल का विजन जम्मू कश्मीर को दे। ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाए जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद किसी कमिश्नर का चीफ मिनिस्टर नहीं हो, किसी चीफ सेक्रेटरी का चीफ मिनिस्टर नहीं हो, किसी एमएलए का चीफ मिनिस्टर नहीं हो, जनता का चीफ मिनिस्टर हो। और उसके मुद्दे ऐसे हो, उसके मुद्दे ऐसे हो जो सच में आपको उन मुद्दों से फर्क पड़ता हो। देखिए अब हमने देखा 5 साल हो गए 370 हटे हुए, कोई हमें कोई इतना, या कश्मीरी मुसलमानों की मैं बात करूंगा, कश्मीर की बात करूंगा, कोई तो आके कब्जा नहीं कर गया उनके, जो एक प्रोपेगेंडा, आपके मित्र भी गए थे यहाँ से कि जी 370 हट गया, मेरे को कब्जा हो जाएगा घर पे, आपने मुझे एक बार बात सुनाई थी। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना, तो 370 से कुछ नहीं हुआ, ये होना नहीं था। मैंने आपको एक कबूतर की या एक पक्षी की बात सुनाई ना, उसको बोला जाता था वो पक्षी सुंदर था, वो उड़ता था, किसी इंसान को लगा कि यार ये तो सुंदर है, मुझे बड़ा प्यारा है, उसने पिंजरे में डाल दिया, सुबह खाना दिया, शाम को खाना दिया, पक्षी लगा भूल ही गया कि मैं आज़ाद था। आज वो पक्षी इंडिपेंडेंट हो गया, आज वो पक्षी उड़ रहा है, बट वो उड़ तब रह पाएगा जब उसको उड़ने के लिए पहले थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी। काइट भी तभी उड़ती है जब उसको हवा लगती है। तभी जम्मू कश्मीर की जनता को हवा की ज़रूरत थी जो मिल सकती थी, और सेंटर की मंशा भी थी, लेकिन सेंटर के पास इतना प्रेशर था काम का। उन्होंने एलजीओ में बहुत अच्छे दिए, कंटिन्यूटी के साथ बोल रहे, 4 साल हो गए उनको हमारे साथ काम करते हुए, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन जो एलजी के नीचे का स्ट्रक्चर है, अभी भी सेंटर में क्वार्टर्स हैं, कि एलजी ऑफिस के पास कुछ इंटरफेरेंस है, उसके पीछे कोई और क्वार्टर है, यहाँ के अफसरों को पता है अगर हम एलजी की बात नहीं मानेंगे तो किसी और क्वार्टर से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अगर उसकी नहीं बात मानेंगे तो किसी। इस सब के बीच में मैं फिर एक बात बोलूँगा, कश्मीर के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लीडर नहीं बोला मैंने, वो फिर बेनिफिट में गए। वो आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 2014 में कोई पार्टी 15 तक गई थी, तो 2014 से लेकर 9 तक एनसी ने ऐसा क्या किया कि जनता उसको कह रही है मैं आपको 25 सीटें दे दूंगी, 30 सीटें दे दूंगी। ग्राउंड पे क्या किया? आप तो गवर्नेंस में थी नहीं। तो इसका मतलब जो फेलियर हुआ इस गवर्नमेंट का, फेलियर, जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट को 14 में मिली 24 तक, उसका जो फेलियर है, उस वजह से उनको 25 सीटें मिल रही हैं। क्योंकि जैसे जैसे क्रिकेट है, मैं अच्छी बॉल मारूं कि अगला आउट हो जाए, एक मिनट मैं बात करूं, अच्छी बॉल मारूं राजा भैया को आउट हो जाए, मैं बोलूंगा कि आई बॉल्ड वेल। मैं सिली बॉल्स मार रहा हूं, अगला आउट हो रहा है, तो मैं तो बोलूंगा ना कि बैट्समैन अच्छा नहीं है। तो अगर जम्मू कश्मीर में 5 पार्टियां खड़ी हुई, आज़ाद साहब की पार्टी भी आ गई 4-9 सालों में, और फिर हम कह रहे हैं ग्राउंड पे जाके कि एक पर्टिकुलर पार्टी गेन करेगी, तो वही हिसाब हो गया। जब एनसी लूज कर रही थी, पीडीपी गेन कर रही थी, आज पीडीपी बाकी पार्टियां लूज कर, एनसी गेन कर रही है। मुद्दे तो कुछ चेंज ना हुए। गेन किसको करना चाहिए था? यहाँ पे जो लोग सरकार का हिस्सा थे, ठीक, और जो लोग 4 साल 5 साल जब उनके हिसाब से यहाँ पे एलजी सरकार आ गई, गवर्नर रूल आ गया, वो ग्राउंड पे होते। अगर उनके डीडीसी जीत रहे थे या उनको मौका मिल रहा था पंचायतों के थ्रू लोगों की सेवा करने का, कॉर्पोरेशन के थ्रू, तो कांग्रेस के भी थे, ठीक, और अगर बीजेपी के भी थे, तो उन लोगों को क्या बेनिफिट मिला नीचे जाके? अगर आज वहां से 4, 5, 10 एमएलए नहीं निकल रहे। हमें समझना पड़ेगा, फर्क तो हुआ है। देखिए क्या, हाँ, कैंडिडेट पहले के जमाने में भी कैंडिडेट खड़े होते थे बीजेपी के, लेकिन वो नॉमिनेशन भरते थे और गायब हो जाते थे। बिल्कुल। अब वो कैंपेन कर रहे हैं, अब वो कैंपेन कर रहे हैं डर के बगैर, सामने, डर इल्तिजा मुफ्ती के सामने। जो हमने एक वीडियो हमने भी अपने चैनल पे प्रसारित किया था, वो वीडियो जिसमें इल्तिजा मुफ्ती और जो वहां के कैंडिडेट है बीजेपी के सोफी यूसुफ साहब, उनका टकराव होता है, दोनों तरफ से नारेबाजी होती है। ऐसा पहले पॉसिबल नहीं होता था। ये फर्क मेरा यही कहना है सत्य संघ में कि बीजेपी, एनसी, कांग्रेस और ऑल अदर पार्टीज इस टाइम पे बहुत क्लियर मैसेज दें अपने वोटर्स को कि हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट। बिल्कुल, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी है सिक्योरिटी फ्रॉम दी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
हमने सेंटर के हाथ मजबूत करने हैं ताकि सेंटर जो 34% हमें सपोर्ट कर रहा है वो 50 कर दे, बिल्कुल। क्योंकि हमें हमें ज़रूरत है, हमें उस पक्षी को हवा देने के लिए फंड्स चाहिए। और जब वो फंड यहाँ आएंगे, आपका नेता, आपका मंत्री आपके लिए उस फंड का इस्तेमाल करेगा। जो हमारे डेली वेजर बेरोज़गार लोग हैं उनको पक्का करना हमारी फंड्स की अवेलेबिलिटी है। हम यहाँ से अगले 5 सालों में इतना फंड जनरेट करेंगे ताकि अगली बार जब इलेक्शन हो तो हम सेंटर को बोले हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। वो रोड मैप हमें चाहिए। बिल्कुल वैसा कुछ है नहीं। और वो रोड मैप आप ला सकते हैं। जिस जनसभा के पास आपके पास एनसी का आता है, बीजेपी का आता है, कांग्रेस का आता है, आप उनसे बोलें आप हमें ये बताएं कि हमारा ये 90,000 या 80,000 वोटर है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, ये हमारी कमी हैं, आप ये हमें 5 साल में दे देना। ये आप हमें क्या क्या देंगे? ताकि इस साल तो चलो आपको ट्राई करना पड़ेगा, अगले 5 साल में आप डिसाइड कर सको कि उसको मौका देना है या नहीं देना। नहीं देना। अभी तो हमारे हालात ऐसे हैं कि फेयर कोई भी नहीं है। खुशी होती 90 सीट्स पे बीजेपी कंटेस्ट करती, खुशी होती एनसी कांग्रेस 90 सीट पे कंटेस्ट करती, एनसी कांग्रेस मिलके भी सीटें छोड़ रही हैं फ्रेंडली मैच के नाम पे। फ्रेंडली मैच के नाम पे। देखिए इसको समझे, अपनी पार्टी भी नहीं आ रही है आगे, आप तो मिसिंग है, कोई है ही नहीं। इंजीनियर रशीद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ के बैठे हैं। तो मेरा ये कहना है, और ये मेरी जिसको रिक्वेस्ट होगी सत्संग के लोगों को, सुनने वालों को, कि आप अभी टाइम है इलेक्शन के फाइनल होने का, अगर ये मैसेजेस उधर तक पहुंचेंगे हमें अच्छी सरकार मिल जाएगी, बैलेंस होगा। और जो क्रेडिट जिस पार्टी को जाता है वो जाता है, एनसी को क्रेडिट जाता है हिस्टोरिकली कि उन्होंने लैंड टू टिलर दिया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूनिफाई करने में मदद की, फिरका परस्ती ख़त्म की, सेकुलरिज्म को उन्होंने स्ट्रेंथन किया। बिल्कुल जो जाता है क्रेडिट, कांग्रेस को क्रेडिट जाता है कि बार बार कोशिश कर रही थी कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है स्टेबल हो जाए। उन्होंने अपनी चलती सरकार भी सेक्रीफाइस की, कासिम साहब की सरकार क्लोज करके, कि लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन हो जाए। पीडीपी को भी जाता है कि उन्होंने बीमार होना मंजूर किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, भाई कि वो जेलम का दौरा कर रहे थे, सिटी को कैसे ब्यूटीफाई करूं। एक प्यार होता है ना हर एक आदमी को। तो आज की डेट में बीजेपी को भी जाता है कि बीजेपी ने पूरा रिस्क लिया पैन इंडिया, जब उन्होंने कोलिशन की कि अगली इलेक्शन लड़नी है, लेकिन उन्होंने पीडीपी के साथ कोलिशन की और उन्होंने अपना काम कर दिया। तो एवरीबडी इज डूइंग इट। लेकिन बड़े लेवल पे जब अभी सब कह रहे हैं अब सरकार में आ जाए, उस सरकार में आने के लिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम कैसे आएंगे सरकार में। उन्होंने कहा डेनास पार्टीज का जाएंगे नहीं, तो इसका मतलब अगर बीजेपी को लग रहा है कि वो 50+ सीटें ले लेंगी या 47 सीटें ले लेंगी, जम्मू की 36-37 सीटें टोटल है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है आने की, और कश्मीर से 10-12 जो सीटें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको क्लियर करना है वो किसके साथ जा रहे हैं, ताकि जो आइडियोलॉजी आए स्टेट चलाने में वो सिर्फ जिसको जीतने के बाद अगली इलेक्शन की तैयारी नहीं शुरू कर दे। वो इस जनता के पिछले 14 से लेके 16 से लेके मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा, नोटबंदी एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं ना ब्लो था इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड इंडिया को सपोर्ट मिली जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भी फिर जब कोविड आया बोला गया कि इंडस्ट्रियल यूनिटों को बेनिफिट मिलेगा। आई डोंट नो कि किसको मिला, हमसे भी फाइलें ली गई थी, हवा में फाइलें हैं, किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। जम्मू की बात अगर मैं अपनी बात करूंगा तो हो सकता है किसी को मिला, वो सामने आके बोले जी मुझे मिला था, प्रैक्टिकली नहीं मिला। तो आपको ये याद रखना 16, 18, 370 एंड कोविड। और अब आपने देखना है कि हमने स्मूथली जम्मू कश्मीर को कितना टाइम दिया, और जो आपने प्रोजेक्ट्स दिए वो प्रोजेक्ट्स के नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने क्या किया, पीपीटीज मंगवाना बंद कर दें, ग्राउंड पे जाके देखें। और अगर उन्होंने नहीं किया है तो आप देखिए कितने लोग यहाँ पे आए, आज वो कहाँ पे हैं, किस शहर में जाके वो कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये जो जिसको हम बोलते हैं ना कि क्लरिकल तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना वो ठीक नहीं था। अभी मेहरबानी हो अच्छे चीफ मिनिस्टर साहब, अगर किसी भी पार्टी को मौका मिलता है सरकार में आने का, वो एक बड़े सीजनड बड़े दूरंदेश चीफ मिनिस्टर साहब को चुने, और ऐसे आदमी को चुने जो आदमी अच्छी कैबिनेट, 9 मंत्रियों की कैबिनेट बननी है, एमएलसी इसमें आने नहीं है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए ना कि सारी रिप्रेजेंटेशन या एमएलए होंगे या 9 मंत्री होंगे, और या उसके बाद जो डीडीसी वीडीसी की इलेक्शन होगी, इसके बाद पंचायतों की इलेक्शन होगी, वो पावर यूनिट्स बनेंगे। बट इनके पीछे सेंटर का क्लियर माइंड होगा कि वो जम्मू कश्मीर को कहाँ लेके जाना चाहता है। तो मुझे लगता है इस पक्षी को भी कोशिश करनी है पैर मारने की, जो हम कर रहे हैं। हम भी जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स हैं, हम भी सत्संग के माध्यम से, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से फैक्ट्स ला रहे हैं,
और हमारा मकसद एक ही है, कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। डेवलपमेंट वर्सेस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ये ऐसा ही होना चाहिए। वोटर ने वो सिर्फ देख एक के चीज़ देखें कि एनसी के एजेंडे में डेवलपमेंट का क्या प्रोग्राम है, कैसे बीजेपी में एग्जीक्यूट क्या है। होगा, बीजेपी में क्या है, कांग्रेस में क्या है, अपनी पार्टी में क्या है, इंजीनियर रशीद के पास क्या है। अगर इनके पास पॉलिटिकल एक्साइटमेंट है, जोश है और डेवलपमेंट की नहीं है इनके दिमाग में, तो कोशिश करें कि आप भी अपने आप को इमोशनली न्यूट्रल करें और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ें। तभी सर आपके बच्चे, मेरे बच्चे, आपके, हम सबके सिक्योर हैं और हम भी यहाँ पे स्टेबल हैं। नहीं तो जैसे यहाँ पे अनस्टेबिलिटी होती है, बॉर्डर पार से इसकी इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है और हम फिर से 1947 में पहुँच जाते हैं। तो आज के सत्संग में हमने होमवर्क किया था मैनिफेस्टोज पे पहले की तरह, और मैंने काफ़ी चीज़ें जनता के लिए छोड़ दी हैं, वो सोचें और आप सच जो है वो पार्टिसिपेट करें। हमारे फ़ोन आ रहे हैं कि हमें बुलाया जाए, मैं अभी डिले कर रहा हूँ। हम आहिस्ता 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 पब्लिक पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ाएंगे ताकि जो सत्य संघ है वो एक सत्य का प्लेटफॉर्म ही बना रहे। वो किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशंस जो कि बायस्ड हों, जो कि वन साइडेड हों, जो किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान देने वाली हों, ये नहीं बने। सत्य संघ का मतलब है सिर्फ सच सामने आएगा, और सच जो है वो ईश्वर की तरफ से एक ऐसा सूरज होता है जो किसी भी चीज़ से छुपता नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम लोग आपस में बैठते हैं, हम सब साथी हैं, हम प्रैक्टिकली यही चर्चाएं करते हैं कि किस तरीके से 2035 का जम्मू कश्मीर, 2030 का जम्मू कश्मीर 2014 के जम्मू कश्मीर से बेहतर होगा। रोड्स आ रही हैं, फ्लाईवे बन रहे हैं, पिछली सरकारों पर इन में सब के बीच में इन 2.25 करोड़ लोगों के वेलफेयर की बात, इन 2.25 करोड़ लोगों के स्टेबिलिटी की बात, इनके बच्चों की स्टेबिलिटी एट पार विद द अदर स्टेट्स की बात ज़रूरी है। राइट सबके इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी सबकी इंपॉर्टेंट है, और इन सब के बीच में इंपॉर्टेंट है ट्रुथ को देखना। और जो आज हमने चर्चा की, मुझे लगता है हमने बहुत सरल भाषा में रवीश चर्चा की बात की है, और मुझे उम्मीद लगती है हमारा जो भी सत्संग आज का देखेंगे लोग, वो कहीं ना कहीं पे अब जब किसी को वोट डालने जाएंगे या किसी जनसभा में जाएंगे, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। किसको टिकट मिली, कौन आज़ाद खड़ा हो रहा है, इसको मत देखें। आप यह देखें कि वो बंदा क्यों टिकट मांग रहा था, उसका फेसबुक पेज, मैंने जैसे बोला, फिर मैं एंड में बोलूँगा, उसके सोशल मीडिया की एक्टिविटी देखें। और अगर वो दिख नहीं रहा था आपको इलेक्शन के पहले, तो आपको इलेक्शन के बाद भी वो लोग नहीं दिखेंगे। जय माता दी।